आपने शिक्षक बनने के लिए परीक्षा का आयोजन होना सुना होगा, अधिकारी बनने के लिए परीक्षा का आयोजन होना सुना होगा, परीक्षा में बैठने के लिए बच्चों को मेहनत करते देखा होगा। लेकिन क्या शिक्षक को अपनी नौकरी बचाने के लिए परीक्षा देते हुए सुना है? नहीं ना। लेकिन प्रदेश में सरकार के द्वारा इन दिनों शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है और शिक्षकों को अपनी दक्षता का प्रमाण भी देना है। सोमवार को पूरे प्रदेश में इस तरह की परीक्षा का आयोजन किया गया। हालांकि रविवार को भी इस तरह की परीक्षा का आयोजन किया गया था। रविवार को जहां हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों ने यह परीक्षा दी कि वे दक्ष हो जाए, दक्षता का प्रमाण दें और पास होकर के एक बार फिर से नौकरी कर सकें, तो वहीं सोमवार को मिडिल स्कूल के शिक्षकों ने परीक्षा दी और यह परीक्षा का आयोजन दमोह जिला मुख्यालय पर एक्सीलेंस स्कूल में किया गया। एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित हुई इस परीक्षा में बड़ी संख्या में मिडिल स्कूल के शिक्षक परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए। कितने विद्यार्थी के रूप में, परीक्षार्थी के रूप में यह शिक्षक सम्मिलित हुए, इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी ने हमसे शेयर की। ये शिक्षकों की दक्षता का परीक्षा है। ऐसे विद्यालय जहां हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम 40% से कम रहे हैं, उनके कैचमेंट में आने वाले जो माध्यमिक शालाएं हैं, उनके टीचर का दक्षता आकलन हो रहा है। इसके लिए 149 जो शिक्षक हैं वो परीक्षा हेतु पात्र थे। 150 सॉरी, उनमें से 149 परीक्षा दे रहे हैं। एक शिक्षक चूँकि चिकित्सा अवकाश पर है, इसलिए उसे दोबारा मौका मिलेगा बैठने का। और इस आकलन के आधार पर विभाग ये तय करेगा कि हमारे शिक्षकों को और किस प्रकार से प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इसे ट्रेनिंग नीड निकल कर आएगी। उसके आधार पर इस प्रकार के शिक्षक का जो है दक्षता संवर्धन के लिए जो है नई तरीके से कार्य योजना तैयार होगी। क्या पूरे जिले के शिक्षक यहीं परीक्षा दे रहे हैं? जी हाँ, पूरे जिले के यहीं से दे रहे हैं परीक्षा। किन किन विषयों में सर? अलग अलग विषय हैं। सभी जो 6 विषय हैं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सभी विषय में शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं। क्या पूरे प्रदेश में सारी परीक्षाएं हो रही हैं? हाँ, ये पूरे प्रदेश में हो रही है। शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर सुनील वर्मा का दमोह आगमन हुआ। हालांकि वे परीक्षा का आयोजन देखने के लिए दमोह पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में उनको हृदयपुर स्कूल का निरीक्षण करने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ दी और हृदयपुर स्कूल में उन्होंने जांच की। जांच के दौरान वहां पर कई कमियां पाई गई, कई खामियां पाई गई, कई शिक्षक अनुपस्थित मिले। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ने इस निरीक्षण के मामले में यह बताया कि इस मामले पर जो भी कमियां पाई गई हैं, खामियां पाई गई हैं, उनमें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में के दौरान कुछ खामियां पाई गई हैं। संयुक्त संचालक महोदय द्वारा शासकीय हाई स्कूल हृदयपुर का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि क्योंकि वहाँ पर अभी कोविड के वजह से केवल हाई स्कूल की कक्षाएँ संचालित हो रही हैं, क्योंकि ये निर्देश दिए गए कि शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए बच्चों को सामूहिक ना बिठा के छोटे छोटे ग्रुप्स में बिठाया जाए ताकि कोविड के नियमों का भी पालन हो और बच्चों को बेहतर शिक्षण मिल सके। और ये भी पाया गया कि जो प्राथमिक शिक्षक थे उनके द्वारा लक्ष्य से कम बच्चों को दर्ज कराया गया है स्कूलों में, जबकि उनके पास लक्ष्य पर्याप्त था। तो उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं कि नामांकन का लक्ष्य पूरा करें। क्या कार्रवाई सर की गई हृदयपुर में जो अनुपस्थित मिले हैं? अभी जो कमियां पाई गई हैं उसके आधार पर उनको नोटिस दिए जाएंगे और नोटिस के बाद ही कार्रवाई तय होगी। स्टार 11 और पटवारी, स्टार 11B और बीर 11 के बीच मुकाबले का आयोजन एक्सीलेंस स्कूल मैदान में किया गया। ये दोनों ही टीमें, ये दोनों ही मैच 4 टीमों के मध्य खेले गए और इन टीमों ने क्रिकेट प्रतियोगिता के इस आयोजन में रोमांचक मुकाबला खेला। दरअसल स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद करौसिया स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन एक्सीलेंस स्कूल मैदान में किया जा रहा है, जहां पर इन टीमों के द्वारा अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया गया और यहां पर बड़ी संख्या में दर्शक इन खेलों को देखने के लिए मौजूद भी रहे।
va a ser pelear, very bad student, dando para el destino. एसीएन दमोह न्यूज हमेशा ही सामाजिक सरोकार के लिए काम करता है और एसीएन की खबर के बाद एक बार फिर शहर में गड्ढों को साफ करके, उनकी मिट्टी को अलग करके, उनकी धूल को अलग करके उन्हें डामर से भरा जा रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद जागे नगर पालिका प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारियों ने अब शहर के गड्ढों को भरने का काम शुरू करा दिया है। हालांकि यह काम काफी पहले शुरू हो गया था, लेकिन यह काम अभी भी लगातार जारी है। दमोह के कोतवाली चौराहे से लेकर बेलाताल के मार्ग पर ये गड्ढे लगातार भरे जा रहे हैं और डामर से भरे जाने के बाद अब लोगों को सड़क पर चलने के दौरान किसी भी तरह की धूल उड़ने की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। शिवराज सरकार के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार ही कार्रवाई की जा रही हैं। बटियागढ़ में टीआई बीरेंद्र बहादुर के द्वारा अवैध रूप से तिंदुआ पंचायत में मुरम खोदी जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जब वहां पर पुलिस पहुंची तो वहां पर 3 ट्रैक्टर के साथ एक जेसीबी मशीन को जब्त किया गया है। अवैध रूप से यह खनन किया जा रहा था और खनन पर सरकार के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। लगातार ही अवैध उत्खनन का दौर पूरे प्रदेश के साथ दमोह में भी जारी है। ऐसे में पुलिस विभाग के द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद हड़कंप के हालात हैं।
हालांकि अनेक इलाकों में अभी भी अवैध रूप से इस तरह के कार्य किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, लेकिन पुलिस जिस सक्रियता से काम कर रही है, लग रहा है कि सरकार की मंशा के अनुसार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अवैध रूप से चल रहे इस खनन के खेल को रोकने में कामयाब हो सकेगा। हेलो। तो मिलेगा नहीं। ये तो दूसरे को बात करो और ड्राइवर बता रहा है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक अवैध उत्खनन और उत्खनन के बाद परिवहन, इसको लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है मध्य प्रदेश स्तर पर। उसी मुहिम के तहत हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कल एक रेड कार्रवाई की गई। आलमपुर के पास कुछ मुरम का उत्खनन किया जा रहा था। एक जेसीबी मशीन, 3 ट्रैक्टर उसमें लिप्त थे। मुखबिर की सूचना पर उनको जब्त किया गया है। कहाँ पर ये अवैध खनन करके ले जाया जा रहा था सर? ग्राम तिरुआ ग्राम पंचायत का कोई रोड बन रहा है, तो उसके लिए जांच की जा रही है। संबंधित विभाग को भी उसमें सूचना दी गई है। कितने वाहन सर जब्त किए गए इसमें? बताए ना, 3 ट्रैक्टर और एक जेसीबी। पूरे प्रदेश के साथ पूरे जिले में दुर्घटनाओं पर कमी लगाने के लिए, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, दुर्घटनाओं पर बंदिश लगाने के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके तहत कुम्हारी में थाना प्रभारी के द्वारा पूरी टीम के माध्यम से परेशानी वाले स्थानों, दुर्घटना वाले स्थानों, घटनाओं वाले स्थानों पर स्टिकर लगाए जा रहे हैं। साथ ही गाड़ियों पर भी स्टिकर चिपकाने का काम किया जा रहा है। देर रात में जो स्थान दिखते नहीं हैं और वहां पर हादसे होते रहते हैं, वहां पर भी स्टिकर लगाने की कार्रवाई कुम्हारी थाना अंतर्गत देर रात की जाती रही। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में क्षेत्र में बस स्टैंड पर और अन्य उन स्पॉटों पर जहां पर एक्सीडेंट पूर्व में हुए हैं वहां स्टिकर लगाए गए हैं। बस स्टैंड पर वाहनों में भी स्टिकर लगाए हैं। वाहन की चालक और कंडक्टर वगैरह को भी यातायात के नियमों को पालन करने के लिए जागरूक किया है। लोगों को भी बस स्टैंड पर जागरूक किया है, यातायात के नियमों का पालन करें जिससे एक्सीडेंट की घटनाएं कम हो सकें। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा एक बार फिर अवैध शराब को पकड़ने की मुहिम में तेजी लाई गई है और यही कारण है कि बांदकपुर चौकी के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों के द्वारा 50 पाव शराब जब्त करने के बाद पुलिस को कार्रवाई हेतु दिया गया। मालूम हो कि क्षेत्र में लगातार अवैध रूप से शराब बिक्री किए जाने का दौर जारी है। ऐसे में अब भगवती मानव कल्याण संगठन
और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सक्रियता के बाद इस पर बंदिश लगने की संभावनाएं जताई जा रही है। अरे नंबर नहीं है गाड़ी को। टिकरी पे पर जा कह बनवा रोड आ जाओ टिकरी पे पर जा को। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण सिंह लोधी है, हरदुगमड़र से, भगवती मानव कल्याण संगठन से। ये शराब पकड़ने का क्या कारण है? आप लोग क्यों पकड़ते हो शराब? ये शराब का जो अवैध कारोबार चल रहा है शराब का, जिस पर हमारा संगठन का लक्ष्य है कि समाज पूरी तरह से समाज से नशा की यहाँ से उठा जाए नशा, तो उसके संबंध में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो अभी यहाँ टिकरी के पास में एक गाड़ी होंडा गाड़ी से शराब ले जा रहा था, तो पकड़ी हुई है। एक पेटी थी जिसमें 25 प्लेन के और 25 लाल के, और अभी चौकी प्रभारी द्वारा उसकी कार्रवाई की गई। हटा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चौरई पाटन का निवासी युवक हरिचरण यादव पूना में एक हवाई जहाज के पुर्जे बनाने वाली कंपनी में काम करता था, लेकिन कोरोना के दौरान बंद हुई फैक्ट्री ने उसका रोजगार छीन लिया। वहां से निकला युवक 400 किलोमीटर पैदल चला, तब कहीं जाकर वह अपने घर पहुंच सका। ऐसे में घर पहुंचा युवक अपनी घर की खेती करने लगा और अब उसने खेती को लाभ का धंधा भी बनाना शुरू कर दिया है। इस युवक ने बताया कि कोरोना के काल में उसकी पूरी कमर टूट गई थी, मजदूरी छूट गई थी। जहां वह हवाई जहाज के कलपुर्जे बनाता था, अब वह खेती बाड़ी के काम में लगा हुआ है। क्या है इस युवक की दास्तान, आइए आपको दिखाते हैं। यह कहानी है हटा विकास खंड के अंतर्गत रहने वाले हरिचरण यादव और कमलेश यादव नामक दो युवाओं की। हरिचरण यादव पुणे की एक कंपनी में हवाई जहाज के कलपुर्जे बनाता था, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल ने जहां उसका रोजगार छीन लिया, वहीं वह अपने पैतृक खेतों में खेती कर रहा है। लाभ का धंधा बनाने की कोशिश में लगा हरिचरण यादव शासन की व्यवस्था से परेशान है। उसको ना तो कोई लोन मिला है और ना ही कोई व्यवस्थाएं। यही कारण है कि हरिचरण यादव यहां पर अपनी मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता है। एक और युवा है कमलेश यादव, जो गुजरात में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वहां पर भी कोरोना के लॉकडाउन ने उसका रोजगार छीन लिया। 300 से 400 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह अपने गांव तो पहुंच गया, लेकिन अब फिर से गुजरात जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। ऐसे में हरिचरण यादव और कमलेश यादव की यह कहानी निश्चित ही मार्मिक है और कोरोना के संक्रमण काल में लोगों के छीने रोजगार की कहानी को बयां करती है। यह हाथ जो हवाई जहाज के कलपुर्जे बनाते थे, वह हाथ आज खेतों में पानी सींचते हैं, खेतों में खरपतवार को काटते हैं। ऐसे में यह हुनर अब खेतों में लाभ का धंधा बनाने की कोशिश में जुटा है। हमारा नाम हरिचरण यादव है और मैं पुणे में जाकर हवाई जहाज की गैस्केट बनाता था, और वहाँ लॉकडाउन लगने के कारण मैं घर आया पैदल चल के। ट्रकों से कहीं पैदल चला हूँ, कहीं ट्रकों से आया हूँ पुणे से। ट्रकों से वो खाने पीने की व्यवस्था थी मेरी कि कुछ मैं लेके आया था और कुछ गाँव में लोग बांट रहे थे, तो वो खाया। वैसे आया हूँ मैं और यहाँ आके खेती का काम कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत द्वारा कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए क्या? नहीं सर, कुछ नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत के अनुसार कोई काम नहीं यहाँ मिलता है। राशन पानी वगैरह? राशन पानी मेरे को नहीं मिलता है। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम कैलाश यादव है। मैं गुजरात में काम करता था, दादरा नगर हवेली सिलवासा में रहता था। वहाँ पे सिद्धि प्लास्ट कंपनी में काम करता था। लॉकडाउन की वजह से मैं कोरोना काल में पैदल चल के आया 300-400 किलोमीटर। इसके बाद में ट्रक वाहन से घर पर आ गया, तो यहाँ पर खेतीबाड़ी का काम कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा बहुत जगह मिली है ठेका एका, बाकी पंचायत तरफ से कोई मजदूरी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं घर पे ही थोड़ा काम करता रहता हूँ। अब कोई मेरे पास वो नहीं है। दमोह जिला मुख्यालय पर निताई ग्रुप के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान युवाओं को
जो निताई ग्रुप से जुड़े हुए हैं, निताई ग्रुप से जुड़े युवा पत्रकारों का यहाँ पर सम्मान भी किया गया। इसके साथ ही निताई ग्रुप के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस कार्यशाला के माध्यम से दी जाती रही। जब हम संवाद ही रख रहे हैं, संवाद ही हमें रखना है, तो हमारा संवाद प्रभावशाली शक्तिशाली क्यों ना हो? कहां से होगा? कई बार होता है कि प्रभावशाली संवाद भी माध्यम की दूषिता के कारण अप्रभावशाली हो जाता है। तो मीडिया, इसको भी सुधारना होगा। कौन सुधारेगा? युवा। पहला शब्द है युवा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कई लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही निताई स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। निताई स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम वेब डिजाइनिंग, मोबाइल ऐप डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे काम कर रहे हैं। साथ ही रिटेल, ई कॉमर्स, ट्रेडिंग एंड टेक्सटाइल, इस सेक्टर में भी हमारा बहुत अच्छा बेस बन चुका है। ऑनलाइन बड़ी बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम तैयार हो चुके हैं। पथरिया विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक लखान पटेल के द्वारा लगातार ही अपने क्षेत्र में पहुंच करके लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। एक बार फिर लखान पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न अंचलों में पहुंच करके लोगों की समस्याएं सुनी, समस्याओं के समाधान की बात कही और लोगों को उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। जो किए है वो साला दिल्ली में है, क्या बता बड़ी देर से लगा रहा हूँ, 3-4 बार ट्राई कर चुके। रेट आपको अच्छा मिलेगा। उन्होंने हराई खेती जाने के लिए जा कह रहे जा हमारे तक की खेती में तो तुम बैठे हो तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी तो हम बताने पाओ जैसे इस राजनीति में जो आएंगे मन सबसे मिलत रहे, जो कोई लोगों को काम आ जाए, लोगों को काम करते हैं, वही अपना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए अब निधि संग्रह का कार्य जिले में भी शुरू हो गया है और इसके लिए दीवार लेखन का काम भी किया जा रहा है, जिससे लोग जागरूक हो सके और जागरूक होने के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता जुट करके अब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और पहुंच करके इस अभियान में अपनी आहुति देने की अपील भी कर रहे हैं। आप भी राम मंदिर निर्माण समिति के इन सदस्यों से कूपन लेकर के अपनी राशि का दान करके राम मंदिर निर्माण के सहयोगी बन सकते हैं। हटा के विधायक पीएल तंजवाए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के साथ अनेक पदाधिकारियों ने राम मंदिर निर्माण में अपनी निधि का सदुपयोग करने की अपील की है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे लिए और ये भारत के देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जो अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए हम सब आतुर थे, बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमें ये सौभाग्य मिला है कि हमारे प्रभु राम का मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। हम सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि सभी लोग अपना श्रद्धा सुमन हमारी पार्टी द्वारा जो कूपन जारी किए गए हैं उनके द्वारा अर्पित करें। कूपन राशि 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के रूप में है। इसके बाद जो भी दानदाता, जो भी श्रद्धालु अलग से कोई राशि देना चाहता है उसके लिए भी स्वागत है। ये जो हमारा संग्रहण का काम राम मंदिर की ये चल रहा है, ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है, सभी ये जन समुदाय का है, जनहिताय के लिए है। अतः हम सभी पार्टियों से, सभी देशवासियों से, समस्त धर्म प्रेमियों से आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस धार्मिक कार्य में, इस देश के सौभाग्य के कार्य में, इस देश की संस्कृति के कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना सहयोग प्रदान करें। भगवान राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरे देश भर में प्रत्येक देशवासी का इस मंदिर में सहयोग आर्थिक रूप से हो, इसलिए
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जन जन तक जाकर और उनसे सहयोग की अपील कर रही है और इसमें 10 रुपये से लेकर जितनी जिसकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार इस राम मंदिर में सहयोग राशि लेंगे और वो सारी की सारी राशि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के पास भेजी जाएगी, जिससे इस देश का एक भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो सके। ये निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। आज कोई बात हो, हम लोग राम मंदिर के लिए राशि एकत्रित कर रहे हैं, 10 रुपये से लेकर जिसकी जितनी स्वेच्छा हो, और राम मंदिर जल्द से जल्द निर्माण हो, यही आशा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायक, मंत्री। अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन जिला भाजपा कार्यालय में किया गया। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित इस प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं और विविध तरह की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही इन योजनाओं के माध्यम से इस वर्ग को होने वाली सुविधा की जानकारी दी। इसके साथ ही इस जाति समुदाय के वर्ग समुदाय के छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। 2018 पे हमारे अध्यक्ष जी चर्चा करेंगे। जनता पार्टी कैबिनेट के आदेश अनुसार अनुसूचित जाति मोर्चा को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। उसी कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 5% स्कॉलरशिप में वृद्धि की गई है। जब पहले 1100 करोड़ था, अब उसको बढ़ाकर 6000 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। हमारे जितने भी समाज के बच्चे हैं तो 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा से लेकर PhD जो भी करना चाहे उसके लिए इसका प्रावधान रखा है। 1100 करोड़ 20,000 कर दिया गया है। अनुसूचित जाति भाइयों बहनों जो कि 10वीं के बाद शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी महसूस करते थे, उनको बहुत बड़ा संबल प्रदान करते हुए 5 वर्ष में 5 गुना अधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था हमारे केंद्रीय मंडल द्वारा की गई है। लगभग 59,000 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। इस छात्रवृत्ति में केंद्र सरकार द्वारा 60% की राशि वहन की जाती है, बाकी 40% राशि हमारी राज्य सरकारें वहन करती हैं। इसमें ऐसा प्रावधान भी किया गया है कि अगले 5 सालों में हर वर्ष 5% हमारी केंद्रीय सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगी, जो 5 साल बाद लगभग 85% हो जाएगा और 15% हमारी राज्य सरकार करेंगी। नौकरी के तहत इनको सुविधा प्रदान की जाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और जब से इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बहुमत में सरकार आई है, तो आप सभी देख रहे हैं कि ऐसे निर्णय जो इस देश में पिछले 70 सालों में नहीं हुए हैं, वो इन 6 सालों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिए हैं। उन्हीं में से एक निर्णय अनुसूचित जाति जनजाति के जो गरीब वर्ग के छात्र हैं, उन छात्रों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति की योजना चल रही है, उस योजना को पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रत्येक छात्र के खाते में जो राशि केंद्र सरकार से जारी की जाती है, वो पूरी की पूरी राशि उस छात्र के खाते में पहुंचे, उसकी पारदर्शिता बनाते हुए हमारी केंद्र की सरकार ने अभी 2021-22 का जो सत्र प्रारंभ होने वाला है, उस सत्र में 5 गुना अधिक राशि बढ़ाते हुए जिस प्रकार से छात्रों के सुखद भविष्य के लिए छात्र पढ़ाई में पीछे न रह जाएं,
आर्थिक रूप से वो कमजोर ना रह जाएं, उनकी सहायता सरकार कैसे कर सकती है, कितने करोड़ की राशि उसमें हम दे सकते हैं, ये सारे विषयों को माननीय अध्यक्ष जी ने और विधायक ने आपके समक्ष रखा है। हमारे कुछ मित्र विलम्ब से आए हैं, उनकी जानकारी ये विषय था। ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की आज कार्यशाला है, पत्रकार वार्ता है, और अनुसूचित जाति मोर्चा इसलिए इस कार्यशाला पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रहा है